हेलो दोस्तों, द विल पावर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने अध्याय 3 आरंभिक नगर के सारे प्रश्न उत्तर देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इसके बारे में हम आज जानेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, एनसीईआरटी पहले क्या करती है, पहले बच्चों के मन में कौतूहल को पैदा करती है, फिर उसे हमें समझाने का प्रयास करती है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? चलो पता लगाएं। तो अब हम जानेंगे वेद के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। युद्ध के देवता के प्रतीक कौन है? इंद्र। आग के देवता के प्रतीक अग्नि और एक पौधे के प्रतीक कौन है? सोम। सोम को दर्शाया गया है, जो कि एक खास पेय बनाया जाता था। आगे, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है और आज की जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ा क्या है, भिन्न है। आगे, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी यानी भारत यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए, मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। मातृ जो कि संस्कृत में है, माँ हिंदी का शब्द है और मदर अंग्रेजी का। ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में, जैसे भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश कौन कौन से हैं? अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब पूर्वोत्तर प्रदेश माने जाते हैं। तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। भारत के जो दक्षिण राज्य में जो भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण मतलब सुनना, ना कि पढ़ाता था। ऋग्वेद का उच्चारण जब किया जाता था उसे केवल सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ।
आगे, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। आगे, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का चित्र है। ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जो आपको दिखाया गया है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है, जो कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे, विश्वामित्र और नदियाँ। यहाँ पे विश्वामित्र और नदियों का संवाद दिखाया गया है। विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चारती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से फुर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझे गाय की प्रार्थना सुनो। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में दूसरी जो नदियां हैं कौन कौन से, सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है, यह हमें बताया जा रहा है। आगे, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी यानी कि पशु। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवर की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो आइए हम पढ़ते हैं। लोगों का वर्गीकरण: काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या
सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। यानी कि ऋग्वेद में दो लोगों की विशेषता बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? जो कि दो समूह में है। एक समूह क्या है? पुरोहित का है, दूसरा राजा का। आगे, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? आगे, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो आइए हम पढ़ते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब हम महापाषाण के बारे में पढ़ेंगे, महापाषाण के बारे में जानेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर, के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, यानी कि आगे हमने जो मानचित्र देखा उसमें दिखाया गया। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। आगे यहाँ पे देखो महापाषाण का चित्र दिखाया गया है। यहाँ ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल यानी बड़ा सुराग है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। आगे कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रें को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को धोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो देखिए यहाँ पे आपको चित्र में क्या क्या दिखाया गया। महापाषाण
कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और नीचे एक कटार को दिखाए गए हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करो। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब हम पढ़ेंगे इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो या भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे के और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिल रहते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, जो कि आज भी ऐसा चला आ रहा है। कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थीं। अब हम आगे पढ़ेंगे चीन के बारे में। हम थोड़ा सा चीन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एटलस में चीन को देखो।
लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, और सवाल क्या लिखवाते थे? क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम सोच रही होगी, भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। और इसमें उपयोगी शब्द कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, ये सब उपयोगी शब्द हैं इसमें से, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।